सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक JKSSB लर्न फ्रॉम MCQ सीरीज़। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि पार्ट 1 रहने वाला है। और इसके रिलेटेड हम कुछ MCQs करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपका SI का एग्ज़ाम हो या NT का एग्ज़ाम हो, क्योंकि दोनों में एक कॉमन सेक्शन है जो कि रहने वाली है कंप्यूटर की, और दोनों ही सिमिलर हैं। सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा ऐड हुई है वो NT के एग्ज़ाम में, वो है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो लेकिन जो आज के हम MCQs करेंगे वो हम इस टॉपिक के करेंगे, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फंक्शन नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट एडिटिंग। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है डॉक्यूमेंट एडिटिंग किसका काम है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है ये। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास हो गए MS वर्ड, नोटपैड, गूगल डॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब जिनको ये MCQ नहीं आता वो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम रन करता है। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसका बेसिक सिस्टम कौन ऑपरेट करता है? उसका ऑब्वियस सी बात है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हर एक फ़ोन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कुछ का एंड्रॉयड होता है और जो आईफोन यूज़र है उनका कौन सा होता है? iOS। वैसे ही अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स है। ठीक है, अब मैं इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। इसका क्या काम होता है? मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि किस ऐप को कितनी रैम मिलनी चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा उस एप्लीकेशन का साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा रैम उसको एलोकेट करेगा कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिवाइस कंट्रोल। अब डिवाइस कंट्रोल में क्या होता है? जो हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, तो उन सबको हैंडल करने का काम कौन करता है? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है थ्रू ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं किसको? अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर को और जो हमारे हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम हैंडलिंग की। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब इसका क्या काम रहता है? सपोज करो हम MS वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब अब हम उसे सेव करना चाहते हैं तो ऑल राइट, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना, वो ये काम करेगा कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव करना है और कहाँ सेव करना है। तो ये किसका काम होगा? बेसिकली जो फाइल को कैसे उनकी एलोकेशन करनी है, तो ये भी किसका काम होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आई होप मैंने अच्छे से समझाया, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई होप आप उनको अपने नोट्स में जॉट डाउन करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल कंपैरिजंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें चीज़ क्या है। सबसे पहले हमें पता है जो कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर है, ये किसका पार्ट है? बेसिकली CPU। ये CPU के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। हमें पता है ये 2 ऑपरेशंस करता है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाता है। दूसरा ये करता है लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें ये कंपैरिजंस करता है, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन। तो ठीक है, अर्थमेटिक के ये 2 काम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कौन काम करेगा, कब करेगा और क्या काम करेगा। ये एक साइकिल फॉलो करता है जिसे हम फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फेच क्या करता है? जो इसको इंस्ट्रक्शन मेमोरी से मिलती हैं, फिर उन्हें ये डिकोड करता है ताकि ये उन्हें अंडरस्टैंड कर सके, फिर उन्हें ये एग्जीक्यूट करवाता है किसी और कंपोनेंट के थ्रू। सो अगर कभी क्वेश्चन आया कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल कौन सा यूनिट फॉलो करता है CPU का, तो वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्स की, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो मेमोरी टर्मिनोलॉजी है उसकी सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? रजिस्टर। ये कैच से भी ज़्यादा फास्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले रजिस्टर की लोकेशन पूछी जाती है पेपर में, तो इसकी लोकेशन होती है इनसाइड CPU। ठीक है, ये स्मॉल साइज़ की मेमोरी लोकेशंस होती हैं किसके अंदर? CPU के अंदर, और ये किस लिए होती हैं? क्विक एक्सेस के लिए। अब समझते हैं रजिस्टर्स को। रजिस्टर वो जगह है जहाँ CPU अपना काम करते वक्त डेटा या इंस्ट्रक्शन
टेम्पररी स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया 5+3 कैलकुलेटर ऐप में, तो ठीक है, जब CPU इसको प्रोसेस करेगा ना, तो वो 5 को एक रजिस्टर में डालेगा और 3 को एक रजिस्टर में डालेगा, ठीक है। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, क्योंकि इसमें ऐड वाली ऑपरेशन लगी है। फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पर्टिकुलर किसी तीसरे रजिस्टर में जाएगा, और जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो CPU क्या करेगा, उस रिजल्ट को हमें डिस्प्ले के थ्रू शो कर देगा। तो ये किसका काम होता है, रजिस्टर का, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। रोम किस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरिंग स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। अब समझते हैं कि रोम क्या स्टोर करता है। सबसे पहले रोम के अंदर होता है BIOS। अब ये BIOS की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछती हैं, तो इसका एग्जाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब समझते हैं BIOS होता क्या है। इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे हमारे कंप्यूटर को पता चलता है कि उसे ऑन करने के बाद उसे क्या क्या वर्क करना है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे होता है, हाँ, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, ये रोम के अंदर। और ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसे कंप्यूटर को पता चलता है कि उन्हें कि उसे ऑन होने के बाद क्या क्या काम करना है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं बूटिंग के प्रोसेस की, आपको पता होगा बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है, या तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना या ऑफ करके ऑन करना। जैसे ही बूटिंग का प्रोसेस हम करते हैं तो BIOS सबसे पहला जो काम करता है वो करता है पोस्ट का, ठीक है। अब पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसमें ये चेक होता है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पूछा हुआ था रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो इसके अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जिन्हें हम BIOS कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज स्पेसिफिकली यूज टू कन्वर्ट हैंड ड्रॉन ग्राफिक्स इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। अब समझते हैं डिजिटाइजर क्या होता है। देखो, डिजिटाइजर को हम ग्राफिकल टैबलेट भी बोलते हैं। सपोज करो हमारे पास एक हैंड रिटन या हाथ से बनाया हुआ कोई स्केच है, या कोई किसी भी चीज़ की फिजिकल मूवमेंट है। अब हमें उसे एक ग्राफिकल फॉर्म में लाना है, एक डिजिटल फॉर्म में लाना है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, वो हो पाएगा डिजिटाइजर के थ्रू पॉसिबल। अब जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं उनको भी जान लेते हैं वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्शन या मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए होता है, स्पेशली इन गेम्स, क्योंकि इसमें मोशन सेंसर्स लगे होते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। किसी भी पेपर पर बनी इमेज, टेक्स्ट या फोटो को अगर हमको स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में अपने PC में डालना है तो वो किसका काम होगा, स्कैनर का। अब हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, ठीक है। इसको हम हाथ से घुमाकर कर्सर का कंट्रोल चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स डेटा टेम्पररली ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन लोकेशंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप ऑप्शन से कंफ्यूज भी हो सकते हो कि इसका आंसर बफर होगा या रजिस्टर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बफर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका आंसर बफर क्यों होगा। सपोज करते हैं जैसे रैम से कोई डेटा किसको गया, प्रिंटर को। अब ये मूविंग डेटा है, ठीक है, मूविंग डेटा है। तो इसको टेम्पररी जो स्टोरेज साइट मिलेगी वो मिलेगी कहाँ पे, बफर पे। कहाँ पे मिलेगी, बफर पे, क्योंकि ये मूविंग डेटा है, ठीक है। और रजिस्टर किस डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है, जो CPU प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। क्योंकि जब भी कोई डेटा CPU के पास आता है और CPU जब उसे प्रोसेस करता है तो वो उस डेटा को टेम्परली अपने रजिस्टर में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, और तब तक सेव करके रखता है जब तक वो आउटपुट ना दे दे, ठीक है।
तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। बफर क्या करता है, मूविंग डेटा के लिए उस डेटा को स्टोर करता है, और रजिस्टर क्या करता है, प्रोसेसिंग डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द कंटेंट्स ऑफ रैम व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ। हमें पता है रैम क्या है, सबसे पहले एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जैसे ही हम पावर सप्लाई बंद करते हैं तो उसका डेटा कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। और रैम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इज लॉस्ट। नेक्स्ट मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंट्रोल बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये आंसर आता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी टच स्क्रीन, तो एक हो गई, एक होता है फैक्स, दूसरा होता है मॉडेम, तीसरा होता है नेटवर्क कार्ड, जिसे हम NIC भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, NIC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। और बूटिंग भी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है कोल्ड, जिसे हम हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं, हार्ड। और दूसरी थी वार्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बूट। अब कोल्ड में क्या होता है ना, सिंपल, आपने पीसी को बंद कर दिया, ठीक है, टर्न ऑफ कर दिया, तो इसी के हम बोलते हैं हार्ड बूट। और वार्म बूट में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को, सिस्टम को रिस्टार्ट करना। अब हाँ, कंप्यूटर के रिस्टार्ट करने की एक शॉर्टकट की है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो ये शॉर्टकट पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा वर्चुअल मेमोरी। क्योंकि हमें पता है CPU डायरेक्टली एक्सेस किससे ले लेती है, रैम से ले लेती है, जो कि मेन मेमोरी का पार्ट है। कैच से भी ले लेती है। कैच के अंदर कौन सी मेमोरी स्टोर्ड होती है, जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते रहते हैं वो। और तीसरी आ जाती है रजिस्टर। लेकिन वर्चुअल मेमोरी से कनेक्टेड डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी, MMU भी कहते हैं, आप फुल फॉर्म अपने नोटबुक में लिख लेना, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब होता क्या है, जब हमारे कंप्यूटर की रैम फुल हो जाती है, जब हम काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो है वो ओपन करके रखते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग चल रही होती है, तो कभी कभी हमारा जो रैम है वो फुल हो जाता है। तो एक बैकअप के लिए उसे वर्चुअल मेमोरी मिलती है थ्रू HDD या SDD। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। लेकिन वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, वो किसके थ्रू पॉसिबल होती है, MMU के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MMU। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेज इन मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर सेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंट आपको दे देता हूं, इसे ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल। अब कर्नल को याद रखिएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमेशा लोडेड रहता है जब तक सिस्टम ऑन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। 11th क्वेश्चन है, जिस अब ये थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता ही है एज यूजुअल GKSSB का नया पैटर्न है ये। तो बात करते हैं, स्टेटमेंट 1 है, रैम इज ए नॉन वोलेटाइल एंड रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ। और सेकंड है, रोम कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स लाइक रैम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 बिल्कुल तरह से गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, और इसका डेटा कंप्लीटली गायब हो जाता है जब भी सिस्टम स्विच ऑफ होता है। सेकंड है,
रोम कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स लाइक रैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोम के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाते हैं, जिसे हम, एक टाइप होती है इसकी ईपी रोम, जिससे हम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लिख लीजिएगा नोटबुक पे, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सिर्फ यही मल्टीपल टाइम्स चेंज हो सकती है, लेकिन रोम नहीं। यहाँ पे मास्क्ड रोम के बारे में पूछा हुआ है, रोम के बारे में पूछा हुआ है, तो ये मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकती। ये तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम रैम और रोम के जो टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले अगर मैं रोम की बात करूँ, तो सबसे पहली जो टाइप आती है रोम की, जिसे हम सिंपल रोम कहते हैं, इसे हम मास्क्ड रोम भी कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, और ये कहाँ पे यूज्ड होती है, लाइक वॉशिंग मशीन्स, कैलकुलेटर्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरी होती है पी रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इसको हम एक ही बार चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक बार चेंज हो सकती है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है, पी रोम, ये होती है बार कोड्स में। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कहाँ पे ये यूज़ करते हैं इसको हम पी रोम को, तो ये होती है बार कोड्स में। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूँ, जिसे हम मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, तो वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम है, सॉरी, ई पी रोम, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो ये होती है मॉडर्न बेसिक इनपुट आउटपुट चिप्स में, और स्मार्ट कार्ड्स में भी इसका यूज़ होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो, क्योंकि जितने भी मैं एक्सप्लेन करते वक्त जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, उससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट इज ए पार्ट ऑफ द ALU, और सेकंड है ALU परफॉर्म्स बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर बताया कि CPU के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, ALU और तीसरा रजिस्टर होता है। तो कंट्रोल यूनिट ALU का पार्ट नहीं होता, ये दोनों किसके कंपोनेंट होते हैं, CPU के। और सेकंड स्टेटमेंट है ALU परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओनली सेकंड इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और दूसरा स्टेटमेंट है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज जस्ट ए यूजलेस मेटल बॉक्स। अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने ड्राइवर बोला था ऊपर, जो एमसीक्यू मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे होता है हमारा हार्डवेयर। अब ये इसको कमांड देता है, तभी ये चीज़ रन कर पाएगी। अगर यही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो हार्डवेयर होगा वो मेटल बॉक्स ही होगा। तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर के बिना हमारा जो ड्राइवर, जिसे हम कहते हैं, जो हमारा हार्डवेयर है, वो मेटल बॉक्स ही रहेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही है। 14th क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इज फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। बिल्कुल गलत। आपको मैंने बताया जो सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी रहती है। सबसे पहले तो आप मेरे साथ साथ लिखो, सबसे पहले जो फास्टेस्ट होती है मेमोरी टर्मिनोलॉजी में, वो सबसे पहले होती है रजिस्टर, फिर आ जाती है हमारे पास कैच, फिर हमारे पास आती है रैम, और फिर हमारे पास आती है SSD, जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। फिर आती है हमारे पास, यहाँ पे रैम रोम दोनों कर लेना, फिर आती है HDD। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे बोल रहा है कि फास्टर है, बिल्कुल नहीं। सबसे सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। और दूसरा लिखा हुआ है कैच मेमोरी इज फास्टर देन रैम, बिल्कुल कैच मेमोरी यहाँ पे भी फास्टर है रैम से। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, फर्स्ट गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ओनली 2। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, द बूटिंग प्रोसेस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। और सेकंड है, BIOS इज स्टोर्ड इन रैम एंड एग्जीक्यूटेड आफ्टर बूटिंग। तो क्या आंसर होगा इसका,
बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बूटिंग का जब भी प्रोसेस होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हो जाता है किसमें, रैम में, क्योंकि ये रोम से ज़्यादा फास्ट है इसलिए रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमारा सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लोड करता है, रैम में। और सेकंड है बी आई यू एस इज स्टोर्ड इन रैम, बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया कि बी आई यू एस किस में होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारा सिस्टम है वो कैसे रन करेगा वो किस में होती है, बी आई यू एस में। और बी आई यू एस किसके अंदर होता है, रोम के अंदर। तो ये रैम का नहीं रोम का पार्ट है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। अभी एक कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट जो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी ने काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहला पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म मल्टी प्रोग्रामिंग। अब हमें पता है कि हम अपने कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओपन कर देते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम ओपन कर दिया, MS वर्ड खोल के बैठ गए, गेम खेल ली, तो मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उनकी मेमोरी किससे शेयर हो रही है, मतलब रैम शेयर हो रही है हर एक एप्लीकेशन को थ्रू किसके, सीपीयू के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी शेयरिंग सीपीयू टाइम। सेवनटीन्थ क्वेश्चन है हमारे तरफ। 17th क्वेश्चन पूछा हुआ है विच फीचर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स अलोज देम टू प्रोसेस डाटा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से करना इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ रिलायबिलिटी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या होता है, अब हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, वो खुद से ही डेटा प्रोसेस करता है। हम एक बार कमांड देते हैं और बाकी काम वो खुद करते रहता है। तो इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। ठीक है। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर्स मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो ना के बराबर एरर करता है, तो इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीशन। क्या बोलते हैं, प्रिसीशन। जब भी कोई पीसी ऑपरेशन करता है, जैसे सपोज कर लो उसने मल्टीप्लिकेशन की 7.07 इंटू 5.05, तो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, फुल डेसिमल तक देगा। ठीक है, तो इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीशन। ठीक है। 19th क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ ए कंप्यूटर इनेबल्स इट टू बी यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ टास्क विदाउट मॉडिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें पता है एक ही पीसी से हम डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी हार्डवेयर को बदले। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी। और आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क कंटिन्यूसली विदाउट फटीग और डिग्रेडेशन। 24 घंटे हमारा पीसी काम कर सकता है लेकिन थकता नहीं है ह्यूमन बॉडी की तरह। और इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, इस फीचर को हम बोलते हैं डिलीजेंस। ठीक है। सो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने उनको साथ साथ में एक्सप्लेन किया है और आपने साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे। और इसी तरह ऐसी सीरीज़ आती रहेगी जिससे मैं MCQs आपके सामने ला के उन्हें एक्सप्लेन करके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी वो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसी सीरीज़ से नॉलेज गेन कर सकें। थैंक्स।